यस, हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। होप यू गाइज आर रियली डूइंग वेल। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि CUET PG 2026 जो कि मार्च में एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, कई सारे मुझे ईमेल्स मिल रहे थे, कई सारे मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर जो है कैसे प्रिपेयर करें, कैसे स्ट्रैटेजी रखनी है, क्या तरीका होना चाहिए हमारी प्रिपरेशन का। तमाम ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज जो है लगातार हमें मिल रही थी। सो दैट्स वाई हमने ये सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें कि आपको एक स्ट्रैटेजी प्रोवाइड की जाए। आपको पता है कि यह आपकी एग्जाम जो CUET PG की होने वाली है वो मार्च में होने वाली है, और अब केवल और केवल गिन चुन के ऑलरेडी नवंबर स्टार्टेड है ना। सो वी हैव 4 मंथ लेफ्ट, ठीक है। तो जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं, 4 मंथ स्ट्रैटेजी, ठीक है। इस 4 महीने बचे हुए 4 महीने में आपको कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी अपनानी है, क्या क्या आपको करना है और उससे ज्यादा क्या आपको नहीं करना है, यह पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिकॉज इट विल डिटरमाइन योर next year and as well as it will determine your academic career. So if you have a dream to take admission in India's top central university, you have to choose right guidance, right strategy under right mentorship, right? So here we are. आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं 4 मंथ है ना, नवंबर स्टार्ट हो चुका है और आपका एग्जाम चूंकि मार्च में होता है, अभी अनसर्टेन है कि मार्च के किस डेट में होगा, तो और मार्च को हम हटा ही देते हैं, ठीक है। मार्च को हम नहीं मान के चलेंगे क्योंकि उस समय इतना प्रेशर होता है कि आप कोई चीज नई चीज आप स्टार्ट नहीं कर सकते। मार्च में आपको जो है वो चीजों को थोड़ा बहुत रिवीजन करना है, उससे ज्यादा आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मार्च को हटा दीजिए, बचा नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ठीक है। फरवरी मतलब 4 महीने जो है हमारे पास है, और इन 4 महीने में आपको मेहनत करके चीजों को लाइन पर लाना है, ट्रैक पे लाना है, तभी कुछ आगे संभव है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी में आज एडमिशन लेने के लिए बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है ना। चाहे वो JNU हो, चाहे BHU हो, HCU, DU, कोई भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, उसमें सीटें बहुत कम है और एप्लीकेंट बहुत ज्यादा हैं। तो अगर आप सीरियस नहीं होते हैं अभी से और आपको लगता है कि CUET PG तो ऐसे ही हो जाएगा, आप 1 महीने पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे और पॉसिबली आपका एडमिशन हो जाएगा, तो मैं आपको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दूं, इससे बड़ा भ्रम और कोई नहीं है ना। सो यू हैव टू बी सीरियस, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। ओके, यस, आर यू गाइज रेडी? आर यू गाइज एक्साइटेड? ओके, नीचे कमेंट करना है। जहां भी कुछ कंफ्यूजन या कोई भी किसी भी तरीके का पर्सनल क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट करके जरूर जवाब देंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, तो पहली स्लाइड में अगर आपको दिख रहा हो, यहां पे आपको एक पिक्चर दिख रही होगी मार्क ट्वेन की, है ना। और ये मैंने आप सभी के लिए स्पेशली इस पे इंक्लूड करा है क्योंकि ये आपके लिए एकदम प्रेजेंट सिचुएशन को दर्शाता है ना। बिकॉज यू आर एट द बिगनिंग। मैं मान के चल रहा हूं कि कई लोगों ने तो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ये मैं मान के चल रहा हूं। तो मेरी जो अप्रोच है वो यह है कि जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए नवंबर में या अपकमिंग वीक में, मतलब जो स्टार्ट करने वाले, उनके लिए जो है एक राइट स्ट्रैटेजी जो है वो मैं प्रोवाइड करा पाऊं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, एक कोट बड़ा ही फेमस और बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशनल कोट है, द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे आना है, ठीक है, आपको कंपटीशन क्लियर करना है, तो सबसे जरूरी चीज जो है वो आपको शुरुआत करने की है ना। डियर स्टूडेंट, जो सबसे टफ चीज होती है ना, वो स्टार्टिंग फेज ही होता है। आप स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एक मोमेंटो में चलता रहता है चीजें, लेकिन स्टार्ट करना इज द मोस्ट टफेस्ट पार्ट। तो आपको स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। तो इसी कोटेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं, है ना। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप सभी अपने प्रिपरेशन को सीरियसली स्टार्ट करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैंने जो पूरा आज का डिस्कशन है वो 4 पार्ट्स में बांट दिया है। मतलब कि पहले और दूसरे मंथ में आपको क्या करना है, देन 3rd मंथ में आपको क्या करना है, 4th मंथ में आपको क्या करना है, ठीक है। तो मंथ वाइज मैंने जो है वो चीजों को जो है वो बांट दिया है क्योंकि आपको चीजें आसानी से समझ में आए। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्लाइड नंबर सॉरी यहाँ पे 2 है, 1 होना चाहिए। तो 1st एंड 2nd मंथ में क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। ओके, तो चूंकि शुरुआत आप कर रहे हैं
और ये जरूरी होता है आपके लिए कि आप चीजों को बेसिक तरीके से समझें, है ना, कंसेप्ट क्लियर हो। हालांकि लास्ट ईयर के अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो वो फैक्चुअल चीजें थी। कई बार ऐसा होता है कि पेपर फैक्चुअल हो जाता है और कई बार ऐसा होता है कि पेपर जो है वो बहुत ही कंसेप्चुअल हो जाता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी बैलेंस्ड इन योर अप्रोच। आपको फैक्चुअल चीजें भी पढ़नी है और बेसिक चीजें भी पढ़नी है। कई बार कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कंसेप्चुअल चीजें पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, सिलेबस को डिटेल वे में पढ़ना होगा, कंप्लीट सिलेबस इन अ मोर डिटेल वे। आपके पास पहले शुरुआत 2 मंथ में समय है, पर्याप्त समय है मैं कहूंगा सिलेबस के अनुसार। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर एनटीए कि उन्होंने सिलेबस में कोई बदलाव नहीं करा है। सिलेबस आपका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही एकदम समझे जाने लायक है ना, किसी तरीके का कोई रॉकेट साइंस उसमें नहीं है। ट्राई टू कंप्लीट टफ यूनिट इन 2 वीक्स, है ना। अगर कोई यूनिट आपको टफ लग रहा है, जैसे कि कार्ल मार्क्स हो गया, है ना, थिंकर्स में अगर हम बात करें कार्ल मार्क्स है, या फिर आपको फॉर इंस्टेंस जस्टिस समझने में टाइम लग रहा है ना, थिंकर्स में अगर हम बात करें तो कार्ल मार्क्स बहुत ही टफ हो जाते हैं। कार्ल मार्क्स हैं, जॉन रॉल्स हैं, है ना, जॉन रॉल्स हैं। उसके बाद प्लेटो है, प्लेटो बहुत अपने आप में बहुत बड़ा एक यूनिट है। तो ये सारी यूनिट को आपको अच्छे से समझना है। आपको 1-2 सप्ताह आपको लग जाए, 1 सप्ताह लग जाए तो आपको लगाना है, ठीक है। तो जो है कम से कम 1-2 वीक अगर आपको किसी 1-2 टॉपिक में जो कि टफ है तो उसमें अगर आपको देना पड़े तो आप दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा कि मान लीजिए उन यूनिट से कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उसमें मार्क्स लूज कर जाएंगे, है ना। जैसे कार्ल मार्क्स हुआ या फिर जॉन रॉल्स हुआ, इन सभी यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेरा ये मानना है कि ये सारे यूनिट जैसे कार्ल मार्क्स है, जॉन रॉल्स है, प्लेटो है, इन सभी को समझने में बच्चों को काफी ज्यादा परेशानी होती है ना। कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसलिए इनको बिल्कुल पर्याप्त समय देना है। ट्राई टू कवर एवरेज यूनिट इन 4 to 5 days। अगर कोई बहुत ही एवरेज यूनिट है तो 4 to 5 days में आप कवर कर सकते हैं, है ना। अब ऐसा नहीं हो कि 2 वीक आप हर यूनिट में लगा रहे हैं, है ना, आप 4 से 5 डे हर यूनिट में लगा रहे हैं। अगर कोई चीज आपको इजी लग रही है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ट्राई टू कवर इजी यूनिट इन 1 to 2 days, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, है ना, आईपीटी इंडियन पॉलिटिकल थॉट, आईपीटी का अगर आप यूनिट सिलेबस उठा के देखेंगे तो, अगर मैं सिलेबस भी आगे डिस्कस करूंगा, जैसे कि यहाँ पे आप सिलेबस देख पा रहे हैं, okay, syllabus is not here, तो ओके, तो सिलेबस इज नॉट हियर, बट मैं आपको बता दूं जो आईपीटी का सेक्शन है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट का सेक्शन है, वो काफी ज्यादा छोटा है। उसमें राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी, है ना, यही सारे अंबेडकर है, सावरकर है, ये सारी यूनिट्स काफी छोटे हैं, तो आपको उनको इजिली 1 से 2 दिन में आपको कंप्लीट कर लेना है, उससे ज्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ क्या करना है कि कुछ सेक्शन वाइज पीवाईक्यूज आपको लगा लेना है। देखिए, सबसे अच्छी बात प्रिपरेशन की क्या होती है कि जब आप पीवाईक्यूज देखते हैं, उससे क्या होता है कि आपको एक पैटर्न समझ में आता है कि क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि शुरुआत में आपको ये लगेगा कि सर हमारा तो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है, हमारा तो बेसिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हम पीवाईक्यूज में चले गए, है ना। तो देखिए, इसका एक सॉल्यूशन है कि आपको पीवाईक्यूज पूरा लेकर बैठ नहीं जाना है, आपको सेक्शन वाइज पीवाईक्यूज देखने हैं कि अच्छा इस यूनिट से किस तरीके के क्वेश्चन आए। भले ही आपसे सॉल्व हो ना हो, इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है ना। इस बात की चिंता नहीं, पैनिक नहीं होना है कि हमसे सॉल्व ही नहीं हो रहा, भैया आपने पढ़ाई नहीं करी है ना। तो केवल और केवल ये चीज के लिए आप रेफर करें पीवाईक्यू कि पैटर्न किस प्रकार का रहा है ना, पैटर्न आपसे क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। तो कुछ पीवाईक्यूज 2, 4, 5 क्वेश्चन आपको लगा लेना है। साथ ही साथ बी सिलेक्टिव इन योर सोर्सेज, है ना। बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी जो उनकी दिक्कत है, वो कभी संतुष्ट नहीं होते, उनको लगता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से पढ़ लू, वहां से पढ़ लू, विद्युत चक्रवर्ती, ओपी गाबा, फलाना ढिकाना, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, है ना। अल्टीमेटली कुछ नहीं होता है ना। आई हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस, राइट। तो according to my experience, what I am trying to suggest is that be limited in your source. Don't try to refer multiple sources because it will ultimately confuse you,
है ना, यू विल गेट नथिंग आउट ऑफ इट। तो आपको केवल 1 से 2 सोर्स रखने हैं जो कि रिलायबल रखने हैं। आप ओपी गाबा ले सकते हैं स्टैंडर्ड बुक्स में, है ना। एक वीडियो और मेरी आएगी, ठीक है, इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं सिलेबस, बुक रिसोर्सेज और सारा चीज जो है वो डिस्कस करूंगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो भी मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगा। तो लिमिटेड रहना है अपने सोर्स में, इधर उधर भागना नहीं है। साथ ही साथ जो है आपको नोट्स जो है कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आपको बनाते रहने हैं। कैसे क्या करना है, आपको जाना है दुकान में, आप स्टिकी नोट्स खरीद सकते हैं, है ना, और ये आप अपने मनपसंद के किसी भी तरीके का नोट्स बना सकते हैं। आप बहुत ही छोटे छोटे नोट्स बनाइए। नोट्स हमेशा छोटे होने चाहिए, बहुत ही ज्यादा लेंदी नहीं होने चाहिए। उससे क्या होगा, एग्जाम टाइम में आपको कम समय में आप उसको रेफर कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, है ना, ये चीज है। अब हम आते हैं पहला और दूसरे मंथ को हमने देख लिया, अब हम आते हैं थर्ड मंथ पे, है ना। तीसरे महीने में आपको क्या करना है, पहले और दूसरे महीने में यानी पूरे लगभग जो है वो 60 दिन, है ना, 60 दिन में आपको ये सिलेबस जो है वो बहुत डिटेल वे में, और जिस तरीके से मैंने बताया कि एवरेज यूनिट को 3-4 दिन में आपको कंप्लीट करना है और इजी टॉपिक को 1 से 2 दिन में आपको कंप्लीट कर लेना है। अब आते हैं तीसरे महीने में। ये तीसरा महीना कब होगा, जनवरी में आपको क्या करना है, ठीक है। जनवरी में क्या करना है, टू एनालाइज न्यू कंसेप्ट रिलेटेड टू सिलेबस एंड रैपिड रिवीजन। अब आपका कम से कम लगभग 70% सिलेबस अच्छे से कवर हो चुका होगा, है ना। अब आप कॉन्फिडेंट थोड़ा महसूस करने लग गए होंगे जनवरी में, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि अब आपको न्यू कंसेप्ट पे फोकस करना है। अभी तक तो आप सिलेबस तक देख रहे थे, अब आपको सिलेबस से बाहर भी देखना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पीवाईक्यूज निकाल कर देखें तो कई दफा ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। फॉर इंस्टेंस, आई स्टिल रिमेंबर इन 2023 द क्वेश्चन वर आस्क्ड फ्रॉम रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपसे सिलेबस से बावजूद आपको क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि पबैड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उससे क्वेश्चन जो है वो हर्बर्ट साइमन से और फ्योल से क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट। तो आपको जो है इस बात का ध्यान रखना है और आपको न्यू कंसेप्ट्स पे अब थोड़ा ध्यान देना है। थोड़े कम्युनिटेरियन थिंकर देख लीजिए, कुछ लिबर्टेरियन देख लीजिए, कुछ जो है पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर देख लीजिए, है ना। इस तरीके के आउट ऑफ कंटेक्स्ट जो अब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अर्बिट पे भाग जाएंगे। अब आपका यह सवाल हो सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सिलेबस से कितना बाहर जाना है, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। इसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो पीवाईक्यूज है। अगर आप पीवाईक्यूज जैसे एनालाइज करते हैं, है ना, तो उससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि सिलेबस के कितने बाहर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कम्युनिटेरियन है या कम्युनिटेरियनिज्म से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो है वो ग्लोबल जस्टिस से पूछ लिया जाता है। इस तरीके से जो भी थिंकर्स या फिर जो भी बुक्स हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस है वो आपको पता चल जाएगा कि कहां से आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है आपको न्यू कंसेप्ट को एनालाइज करना है जनवरी में, साथ ही साथ आपको रैपिड रिवीजन करना है। जो नोट्स आपने 2 महीने में बनाए हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स, उसको आपको रिवीजन करते रहना है। आपको जो है जो क्विजेज है वो प्रैक्टिस करना है। आपको बहुत टेलीग्राम में बहुत सारे क्विजेज मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर क्विज नहीं, चाहे क्विज आप कीजिए चाहे पीवाईक्यूज, आपको डेली लगाना है। डेली आपको पीवाईक्यूज लगाना है। पीवाईक्यूज नहीं मिलेगा आप मुझे ईमेल करना है, मैं आपको पीवाईक्यूज प्रोवाइड कराऊंगा। एक बात और याद रखिए, पीवाईक्यूज चूंकि सीयूटी पीजी मुझे लगता है 2020 या 19 से चालू हुई है, उसके पहले अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपने अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाती थी, है ना। तो आपको क्या करना है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स हैं उनको भी सॉल्व कर लेना। आपके पास पर्याप्त समय है ना। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, राइट। तो आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस है आपको वो करना है। तो आपको उन यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू हो गया, एचसीयू हो गया, उनके पेपर बहुत ही अच्छे हैं और वहीं से क्वेश्चन जो है एनटीए चुनती है, तो आपको उसे भी सॉल्व करना है। तो पीवाईक्यू जो है आपको अटेम्प्ट करना है। ट्राई टू लर्न फैक्चुअल पोर्शंस लाइक अमेंडमेंट, जजमेंट, कमिटीज, आर्टिकल्स, है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी जो फैक्चुअल चीजें हैं अब उनको जो है आपको पढ़ना होगा, उनको समझना होगा, उनको रिवीजन करना होगा, है ना। ये सारे ऐसे पोर्शन है जिनको आपको कंसेप्ट में दिमाग में नहीं लाना है ना, कि अच्छा ये जजमेंट में आपको पीएचडी नहीं करनी, वो जजमेंट कौन आया कहां से, ये बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जजमेंट क्या कहता है, कौन से ईयर में आया है ना, उसका पर्पस क्या है, बस दैट्स इट।
उसी तरीके से आप अमेंडमेंट को देख सकते हैं, कमिटीज में कितने मेंबर्स होते हैं, है ना, कब स्टैब्लिश हुई थी, काम क्या है, बस इतना थोड़े बहुत फैक्चुअल चीजें जो है आपको रटनी होगी, है ना। अब देखिए, अब ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे सिलेबस में कुछ ऐसे पार्ट हैं जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा रटना है, लेकिन आपको रटना है ना, रटना तो पड़ेगा, उसका रोट लर्निंग का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आपको याद जरूर करना होगा, मगअप आपको करना होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है तीसरे मंथ में आपको ये चीजें करनी है, न्यू कंसेप्ट वर्सेस प्लस PYQs प्लस यू हैव टू लर्न फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट। ओके, ये थोड़ा सा रह गया, जैसे कि वही चीज इसमें भी मैंने आपको बताया, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैंने बताया कि बुक्स एंड थिंकर्स आपको याद करना है, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन, प्रेसिडेंट की क्रोनोलॉजी, है ना, एक गजब की ट्रेंड बनी हुई है CET PG में। साथ ही साथ आप देख सकते हैं UGC नेट में भी कई दफा क्या, लगभग हर साल जो है प्रेसिडेंट की क्रोनोलॉजी से वाइस प्रेसिडेंट की क्रोनोलॉजी, प्राइम मिनिस्टर की क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है ना, या उनकी मेजर पॉलिसीज पूछ ली जाती है, तो उनको जो है आपको क्रोनोलॉजिकली याद करना है, आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आप इतना अगर कर लेते हैं, है ना, पहले दूसरे और तीसरे मंथ में अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप अपने आप को महसूस कर पाएंगे। मैं आप गारंटी के साथ कह सकता हूं, पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इसको करते हैं तो आप में अलग से एक कॉन्फिडेंस आएगी जो कि बाकी स्टूडेंट्स में नहीं होगी, है ना। आप अपने आप को कॉन्फिडेंस महसूस कर पाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ाई करी है और मैं क्लियर कर सकता हूं, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है, आपको बस क्या रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, लगातार आपको जो है वो पढ़ाई करते रहना है। हाँ, मैं ये बिल्कुल कहता हूं कि ऐसा नहीं कि 4 घंटे आप मान लीजिए एक दिन पढ़ते हैं तो आपको हर दिन 4 घंटे पढ़ने हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये किसी से नहीं हो पाता है, लेकिन हर दिन पढ़ना जरूर है। पढ़ाई का ऐसा नहीं कि आप किसी दिन 4 घंटे पढ़ रहे हैं, अगले दिन 1 भी घंटे नहीं पढ़ रहे, तो ऐसा नहीं है, कंसिस्टेंट रहना इज द की टू सक्सेस। चलिए चौथे महीने पे आते हैं, 4 मंथ, ये लास्ट मंथ रहेगा आपका, यानी कि आपका फरवरी का महीना, है ना। उस महीने में आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है आपको, मिनिमम सोर्स, जैसा मैंने बताया, मैक्सिमम रिवीजन, है ना। अब भूल के भी आपको लास्ट मंथ में, लगभग फरवरी और मार्च में, आपको नए सोर्सेस तो बिल्कुल रेफर नहीं कर रहे हैं, दिस इज वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ, है ना, इफ यू चूज एनी न्यू रिसोर्सेज इन दैट मंथ, ठीक है। तो अभी जो आपको रिसोर्स रखने आप रख लीजिए, उस समय नहीं रखना है ना, जितना ज्यादा हो सके मल्टीपल रिवीजन कीजिए, दिस इज द की टू सक्सेस, है ना। तो ये चीज है। साथ ही साथ लास्ट महीना जो आपका फरवरी का बचता है, उसमें मॉक टेस्ट जो है वो आपको लगाना जरूरी है, मॉक टेस्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, है ना, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जिसमें कि आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी पोजीशन क्या है, आप कितने स्टूडेंट्स को कंपटीशन दे पा रहे हैं, कितनों से आगे हैं, कितनों से पीछे हैं। मतलब कि एक जो आपको अपना CUET एग्जाम से पहले जो आपका एग्जाम होता है, एक तरीके का एग्जाम ही समझिए, आपको फील आएगा कि आप एग्जाम दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आएगा कि आपकी स्थिति क्या है, आपकी तैयारी की स्थिति क्या है, आपको और कितना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ना। तो ये आप में बहुत ही ज्यादा सुधार लाता है, पॉजिटिव चेंज लाता है, इसलिए मॉक टेस्ट आप देखिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मॉक टेस्ट आपको फरवरी में हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। आपको मॉक टेस्ट जो है वो लगाने हैं और आपको स्कोर कार्ड देखना है। स्कोर कार्ड में ये नोटिस करना है कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना आए, है ना। आप जो है बहुत ही ज्यादा डाउनग्रेड ना हो, बल्कि आप ग्रेजुअली, स्टेडली एंड स्लोली आप आगे ही बढ़ते रहे, आप डाउनग्रेड ना आए, ठीक है। डाउनग्रेड जो है वो ना आए, आपके स्कोर जो है कम नहीं होने चाहिए, बल्कि धीरे धीरे ही बढ़ने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेक्ट कर ले कि आप स्टार्टिंग में ही टॉपर बन जाएंगे, आप जो है 250 प्लस स्कोर कर रहे हैं या 240 230 प्लस स्कोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। धीरे धीरे चेंज आता है। जैसे मैंने कहा, PYQ जितना ज्यादा हो सके लगाना है, अपने आप को बहुत ही काम रखना है, पेशेंस रखना है, कॉन्फिडेंट रखना है ना, आप में विश्वास रखना है। जो इंसान अपने आप में विश्वास नहीं रखता है, उसको ब्रह्मा भी नहीं पढ़ा सकते हैं, है ना, और वो अचीव नहीं कर सकता है कुछ भी जिसमें अपने आप में विश्वास ना हो, है ना। तो सबसे पहले तो अपने आप को विश्वास रखना है कि हाँ, जैसा भी सिचुएशन हो, जो भी हो, मैं कर लूंगा, है ना। मैं अपने पूरी निष्ठा के साथ तैयारी कर रहा हूं, अच्छा ही होगा, जहां भी होगा अच्छा होगा। तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल आपको लूज नहीं करना, कॉन्फिडेंस रखना है, पेशेंस रखना है, दिमाग को शांत रखना है। ओके, तो ये चौथा महीना है। अब फरवरी आपकी खत्म होती है, मार्च आता है। मार्च में आपको कुछ नहीं करना है, मार्च में बस आपको जो इसी चीज को है आगे बढ़ाना है, रिपीट करना है, देखना है कि कहां और सुधार की जा सकती है, दैट्स इट, है ना। अब हम जो नेक्स्ट चीज पे हम चर्चा करेंगे वो है कुछ चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी चाहिए, है ना। कुछ चीजें आपको
ध्यान में रखनी चाहिए वो क्या है, यहाँ पे दी गई है। मैं एक एक करके इस चीज को डिस्कस करूंगा। आपको लग रहा होगा कि ये सर बहुत ही कॉमन सी चीज है, ये तो हम ऐसे ही समझ सकते हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये जितनी कॉमन है उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कई दफा ये छोटे छोटे चेंज जो है वो आपके एग्जाम में इम्पैक्ट डालती हैं, है ना। उसका असर जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलता है ना। कई दफा कोई बच्चा जो है, कोई स्टूडेंट जो है वो घर से टॉपर नहीं बनता है ना। वो इन्हीं छोटे छोटे चेंजेस के साथ जो है वो अपने आप को परफेक्ट बनाता चला जाता है और एक दिन हमें जानने को मिलता है कि ही और शी इज द टॉपर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। मोर टाइम टू डिफिकल्ट यूनिट एंड टॉपिक्स, जितना ज्यादा आप समय डिफिकल्ट टॉपिक पे लगाएंगे उतनी ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। चीजों को छोड़कर भागना आसान होता है, लेकिन उसमें उसको अच्छे तरीके से उसमें घुस करके जो है उसको समझना, आप उसमें उस क्वेश्चन में एकदम डीप चले जाइए और देखिए कि इसको किस तरीके से ये कंसेप्ट समझना है हमें, है ना। इससे क्या होगा कि आपके बेसिक्स जो है वो क्लियर होते जाएंगे, है ना। उसके साथ आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाने हैं, चाहे वो स्टिकी नोट्स बनाइए। मैंने देखा है बच्चों को बहुत सारे कलरफुल नोट्स वो बनाते हैं, है ना। वो लाल, पीला, हरा, गुलाबी बहुत सारे तरीके से बनाते हैं और आप बना सकते हैं। मुझे तो बहुत आई कैचिंग लगता है वो। ठीक है, उसके साथ आप टेबल बना सकते हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की। आप प्रेसिडेंट्स की क्रोनोलॉजी का आप बना ले, है ना। आप एक तरीके का जो है एक चार्ट बना ले, चार्ट अपने दीवार पर चिपका दें, अपने नोट्स में ही रख लें, है ना। एक पेपर में लिखिए, उसको नोट्स में ऐड कर दीजिए। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप जो है एक्रोनिम कर सकते हैं। जो कहते हैं ना कि एक्रोनिम, आप एक कोई नाम रख लेते हैं, जैसे राम आम खाता है, उससे कोई एक फुल फॉर्म बना ले, जो शॉर्ट फॉर्म तरीके से जो हम कहते हैं। बुक्स एंड क्रोनोलॉजी का नाम आप याद कर सकते हैं। अब ये जो स्टूडेंट का एक सवाल आता है कि सर ये जो बुक्स के नेम है, जो ऑथर्स के नेम है, ये मुझसे याद ही नहीं होते, है ना। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि मैं एक चीज बहुत क्लियर कर दूं कि जो बुक्स एंड ऑथर्स का नेम है ना, वो एक दिन में याद किसी को नहीं होता, चाहे वो कितना बड़ा स्कॉलर हो, है ना। आपको मैंने लिस्ट प्रोवाइड कराया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। लिस्ट अगर आप उसको देखेंगे और आपको रोज के तौर पे आपको देखना है, आज से ही, मतलब डे 1 से, उसमें कोई कंसेप्ट समझने की जरूरत नहीं है। डे 1 से आप हर दिन एक जनरल रीडिंग करें, बिना इस बात की चिंता किए कि आज मुझे याद हो जाना चाहिए, है ना। ये नहीं कि आज मुझे याद होना है, 20 नाम है तो 20 नाम याद होना होगा, ऐसा नहीं। आप उसको रोज एक डेली बेसिस पे एक हैबिट डिस्कस कर ले कि बुक्स एंड ऑथर्स का कम से कम 5 किताब के नाम और 5 ऑथर्स के नाम जो है मैं याद करके, मतलब उसको रीड करूंगा। और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि आप जैसे ही उसको रोजाना के तौर पर आप रीड करेंगे, एक दिन ऐसा होगा कि आपको वो चीजें बिल्कुल याद हो जाएंगी स्पष्ट तरीके से। जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखेगा स्क्रीन पर बुक्स एंड क्रोनोलॉजी से, आपका खुद ब खुद दिमाग काम करेगा कि ये दिस इज द राइट आंसर, है ना। साथ ही साथ आप एलिमिनेट भी कर पाएंगे। तो आपको रोजाना तरीके से आपको बुक्स एंड ऑथर्स के नाम जो है वो पढ़ने हैं। साथ ही साथ अमेंडमेंट्स, फॉरेन पॉलिसी, डॉक्ट्रिन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे नेम्स एंड डिटेल आपको, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको रोजाना के तौर पर जो है वो पढ़ना है। ठीक है, तो फैक्चुअल चीजों को आपको रिविजन करना है, मल्टीपल टाइम जितना ज्यादा हो सके रोट लर्निंग करनी है, और जो कंसेप्चुअल चीजें हैं, जो टफ चीजें हैं, उसको आपको डीप डाउन जाके समझना है ना। नहीं समझ में आ रहा है, मुझे ईमेल कीजिए, मुझे क्वेश्चन कीजिए, डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइस, राइट। चलिए आगे देखते हैं। डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन स्टडिंग द आउट ऑफ सिलेबस और अर्बिट क्वेश्चन। कई दफा एक स्टूडेंट्स का ये सबसे खामी चीज होती है कि मान लीजिए किसी साल बहुत ही एक आध क्वेश्चन बहुत ही बकवास सा आ गया है, बहुत ही बकवास क्वेश्चन आया, मतलब एकदम आउट ऑफ द कंटेक्स्ट क्वेश्चन आया। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उसमें इतना बिजी हो जाते हैं, इतना इंडल्ज हो जाते हैं कि सर एकदम उसमें लग ही जाते हैं, एकदम जब तक मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा आगे मैं बढ़ूंगा ही नहीं। दिस इज रियली बैड हैबिट, राइट। आपको जो है बाल की खाल नहीं उधेड़नी है, आपको देखना है कि अगर वो ऑर्बिट क्वेश्चन है, बहुत आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, बहुत वेग क्वेश्चन है, उसको छोड़िए, डस्टबिन में डालिए, आगे बढ़िए, है ना। ऑर्बिट क्वेश्चन एक आध साल ऐसे पूछ लिए जाते हैं, संभवतः वह कई बार ड्रॉप भी हो जाते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऑर्बिट क्वेश्चंस में आपको आगे बढ़ना है। साथ ही साथ है ट्राई टू नो इंफॉर्मेशन अबाउट अदर 3 ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन। अब इससे क्या होता है, बहुत ही चीजों को सीखने को मिलता है। आपकी विजयपथ सीरीज यूट्यूब पे स्टार्ट है, कल थर्सडे के दिन जो है वो आ जाएगी, थर्सडे एंड सैटरडे, ठीक है। ये 2 दिन आपका विजयपथ सीरीज आ रही है। उसमें क्या है कि हम पीवाईक्यूज और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब ये हमारी स्ट्रैटेजी होती है कि केवल हम उस क्वेश्चन के सही आंसर को ही नहीं समझे, बल्कि उसके
दिए गए 3 अदर ऑप्शंस पे भी हम चर्चा करें, उससे क्या होगा कि आपको कई सारे इंफॉर्मेशन एक साथ मिलेंगे, है ना, आप उसको नोट कर सकते हैं। तो ऑप्शंस पे हमेशा ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं कि उसका सही आंसर क्या होगा, बाकी जो 3 ऑप्शन है उनके बारे में आपको बहुत ज्यादा नहीं, केवल 1 से 2 लाइन फैक्चुअल चीजें आप अगर उसको पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए थ्योरी फॉर्म्स किसका है, ठीक है, थ्योरी फॉर्म्स में मान लीजिए प्लेटो, हॉब्स, रूसो एंड लॉक दिया हुआ है, तो आंसर तो प्लेटो है, लेकिन आप हॉब्स के बारे में थोड़ा जान लीजिए, सोशल कॉन्ट्रैक्टियन थ्योरी है, लेवियाथन उन्होंने दिया है ना। उसके बाद अगर हम रूसो की बात करें तो जनरल विल दिमाग में आ जाएगा, लॉक की बात करें तो नेचुरल राइट्स, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। चौथी चीज क्या है, सॉल्व, वही चीज है पीवाईक्यू जितना हो पाए, और कॉन्फिडेंस। ये 2 चीजें जो मैं हमेशा रिपीट हर स्लाइड में कर रहा हूं, इस वजह से नहीं कर रहा हूं कि दिस इज अ मिस्टेक, मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। रिवीजन, पीवाईक्यूज एंड अपने आप में विश्वास रखना। शेकी बच्चे कभी कुछ नहीं कर सकते, आज इस सोर्स में विश्वास कर रहे हैं, कल उसमें कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इतनी चीजें अगर आप करते हैं, बिल्कुल इतनी चीजें अगर आप करते हैं, तो आपको अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा कुछ अकस्मात कुछ नहीं होता है। बच्चे जो आज केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, चाहे वो जेएनयू हो, बीएचयू हो, है ना, उन्होंने कोई ऐसा अलग से कुछ नहीं किया है। यही सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, अगर इसी को आप नियमित रूप से कंसिस्टेंट वे में अगर आप फॉलो करते हैं, विश्वास मानिए कि आने वाले मार्च अप्रैल में आप उसी विश्वविद्यालय में क्लास कर रहे होंगे, है ना। तो इसमें किसी तरीके के आश्चर्य की बात नहीं है, जरूरी है तो आपको शुरुआत करने की आवश्यकता है ना। बहुत ज्यादा आपके पास समय नहीं बचा है ना। आपको लगता है कि अभी तो 4 महीने हैं, लेकिन आपके पास कॉलेज का भी एग्जाम, मैं मान के चल रहा हूं बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो अभी कॉलेज में होंगे, उनका सेमेस्टर एग्जाम आ रहा होगा, है ना। तो बहुत मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। और अल्टीमेटली जब आप लास्ट मंथ में स्टार्ट करते हैं, तो उस समय जो पैनिक होता है, उस समय जो टेंशन, प्रेशर होता है, उसमें मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूं, क्योंकि समय नहीं होता है ना। तो समय को मत गवाइए, स्टार्ट कीजिए, है ना। अंतिम रूप से मैं जो आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि स्टार्ट करना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक जो जनरल मैं आपको नोटिफाई कर दूं कि हमारे चैनल पे जो है, हमारे ऐप पे जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो गई हैं, है ना। महायोद्धा बैच जैसे आप देख पा रहे हैं, ऑलरेडी बैचेस स्टार्ट हो गई हैं। उसमें हम नियमित रूप से रोजाना की क्लास में बच्चे जुड़ रहे हैं, वो क्लास कर रहे हैं, है ना। तो आपको भी इसी तरीके से स्टार्ट करना है। अगर आपको स्टार्ट करना है तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, बिकॉज in this course you will get everything. This is like a package course where you will get the live classes plus recording, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, है ना। उसके बाद पीवाईक्यूज मिलेगा, उसका एनालिसिस भी हम करेंगे, देन आपको मॉक टेस्ट मिलने वाला है ना। उसके बाद साथ साथ आपको गाइडेंस एंड मेंटरशिप 1-to-1 मिलने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी आपको तीसरे से होके गुजरना है। I am the mentor and I will help you in, this is the common journey for both of us, right? This is not, there's nothing like a separate path. This is the common path for both of us. So I will help you as much as possible. मैं जितना ज्यादा आप कर सकता हूं अपनी क्षमता के अनुसार, उतना मैं करने के लिए रेडी हूं। बस आपकी इच्छा शक्ति की कमी नहीं होनी चाहिए, है ना। आपका स्पिरिट हमेशा हाई रहना चाहिए। तो बस वही मैं आपको कहना चाह रहा हूं। बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, कॉन्टेक्ट कीजिए दिए गए नंबर्स पे, है ना, और अपने आप को एनरोल कराइए। समय वेस्ट करने में कोई फायदा नहीं है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड अटेंशन। सी यू, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।